वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। तो अभी तक में हम सभी ने क्लास 8 के जितने भी थ्योरम्स थे उससे पढ़ा और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, क्लास 9 के कुछ थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे, है ना। और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो हमारे क्षेत्रमिति प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं, है ना। जैसे हम लोग त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ हम लोग क्षेत्रमिति के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस थ्योरम्स का उसमें कुछ आइडिया लगता है ना। इस थ्योरम्स के आइडिया के जरिए उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रमेय को, इस थ्योरम्स को, इसके को थ्योरम्स को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है तिर्यक रेखा और मध्य रेखा युक्त प्रमेय। तिर्यक रेखा और मध्य रेखा युक्त प्रमेय आज हमारे ये टॉपिक है। ठीक है ना। तो हमें बचपन में क्लास 9 में पढ़ाया गया था कि किसी भी एक त्रिभुज दे रखा है, कोई भी एक त्रिभुज दे रखा है ना, एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है, एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज के दो भुजाएं हैं, ए और बी, ए बी और एक है एसी। इस भुजा का ये जो बिंदु लिए हमने ई, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है ना। त्रिभुज एबीसी का एक ये भुजा है, AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों मध्य बिंदु को एक रेखा से मिला दिया जिसका नाम है EF। ठीक है, तो हमने इस रेखा को मिलाया। तो रेखा को मिलाने के बाद हमारा जो थ्योरम था, थ्योरम कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तीसरी रेखा के समानांतर होती है और आधी होती है। मतलब हमारे ये हो गया कि ये भुजा और ये भुजा, इसकी मध्य बिंदु E ले लिया और इसका मध्य बिंदु हमने F ले लिया और इसे मिला दिया। तो जो थ्योरम्स इससे निकल करके आता है, एक नंबर थ्योरम निकल करके आता है, मतलब इससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक नंबर रिजल्ट निकल के आता है कि ये जो EF होगी वो हमारे BC के समानांतर होगी। ठीक है, और 2 नंबर में आता है कि ये जो EF है ये BC के समानांतर के साथ साथ इसकी आधी होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसी से यही हमारा मेन थ्योरम है, इसी से जुड़े हमारे कुछ को थ्योरम्स निकले हुए हैं। तो इसे आप फिर से समझ लीजिए। थ्योरम कहता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा, इस भुजा की दो भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा मिला दी वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी और ये तीसरी भुजा की आधी होगी। तो ये हमारा मेन थ्योरम है। इसी से जुड़े हम लोग कुछ को थ्योरम्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारा को थ्योरम है, ठीक है, इससे जुड़े हम लोग कुछ को थ्योरम्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारा को थ्योरम है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के, है ना, या फिर कोई भी चतुर्भुज ले ले, उसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु को अगर मिला दे तो ये जो चतुर्भुज बनेगा वो हमारा हमेशा समानांतर चतुर्भुज होगा। ये अंदर का जो चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा हमारा समानांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर, ये जो हमारा चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसी से निकल कर आया है कि किसी भी त्रिभुज के यदि चतुर्भुज के यदि मध्य बिंदु को मिलाए तो जो चतुर्भुज अंदर का बनता है वो हमारा समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, कुछ इसके और कुछ को थ्योरम्स को हम लोग देखते हैं। जैसे यदि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये जो बताने वाला हूँ। कह रहा किसी ट्रापीजियम ले, कोई एक ट्रापीजियम ले रखे हैं हमने कोई एक ट्रापीजियम ले रखा है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ये हमने ट्रापीजियम ले रखा है। इस ट्रापीजियम का एक इसका मध्य बिंदु लिया है E, इसका एक मध्य बिंदु लिया F, मध्य बिंदु है ना, हमने मध्य बिंदु लिया है, मतलब ये और ये भाग बराबर होगा, ये और ये पार्ट हमारा बराबर होगा। मध्य बिंदु मतलब ये पार्ट बराबर और ये पार्ट हमारा हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट हमारा हो गया बराबर। ठीक है, तो हमने इस मध्य बिंदु को मिला दिया, इस तरह से मिला दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं EF की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ जो EF का फार्मूला आता है, ये जो EF की लंबाई है वो आधी होगी, किसकी आधी होगी, AB और CD के योगफल के आधी होगी, ये हमारा इसका क्या है, उपसिद्धांत है, इसी से ये निकल करके आया है। ठीक है, कह रहा है किसी ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम के इधर के एक मध्य बिंदु E लिया, इधर का मध्य बिंदु F लिया और दोनों को मिला दिया। ये जो EF की लंबाई कितनी होगी, तो EF की लंबाई क्या होगी, ये AB और CD भुजा के माप के आधी होगी।
आशा करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद का हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये सभी इसी से निकल कर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे कोई एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज से है ना, हमने यहाँ पर एक लंब खींचा इस तरह से, इसके ऊपर एक मतलब इसका हमने एक मध्यमा खींच रखा, मतलब इस शीर्ष बिंदु से इसका एक मध्यमा खींच रखा है, ये डी, ठीक है ना। मध्यमा किसे कहते हैं? मध्यमा मतलब होता है कि किसी शीर्ष बिंदु से खींची गई रेखा जो इस भुजा को काटती है उसे दो बराबर भाग में बांटती होगी, तो उस रेखा को कहते हैं मध्यमा। तो एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, ये जो समकोण है, इस समकोण से एक मध्यमा खींचा जो एसी को डी बिंदु पर काट रही है। तो मध्यमा क्या करती है, जिस बिंदु को काटती है उसे दो बराबर भागों में बांट देती है ना। तो हमसे पूछेगा बीडी का मान कितना होगा। ये जो बीडी होगा आधी होगी किससे? एसी के आधी होगी। ये सभी बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको क्षेत्रमिति में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है ना। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें और इसे नोट करके रखें, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, एक त्रिभुज दे रखा है ना, और इस त्रिभुज में से कह रहा है यहां से एक मध्यमा खींचा हमने डी बिंदु तक, एक एडी हमने एक मध्यमा खींचा। यहाँ एडी क्या है हमारा? एडी जो है, एडी हमारा मध्यमा है। मध्यमा मतलब होता है जिस भुजा के ऊपर खिंचाएगा उसे दो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। अब की बार हम क्वेश्चन में फिर कहा रहेगा कि इस एडी के ऊपर एक मध्य बिंदु ई लिए, मतलब ये पॉइंट और ये पार्ट हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इस बीई को मिलाते हुए आगे बढ़ाएं, बीई को मिलाते हुए इस तरह से आगे बढ़ाएं जो एसी को एफ बिंदु पर काट रहा है। तो हमसे पूछेगा एएफ बराबर कितना होगा, एएफ बराबर कितना होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट करके रख लीजिए। ये जो एएफ होगा 1/3 होगा एसी का, ये एसी का 1/3 होगा। और इससे अगर यहाँ से अगर इसके समानांतर रेखा खींचे तो यहाँ जो कटेगा, मान लीजिए ये ई बिंदु पर कट, जी बिंदु पर कट रहा है ना, तो ये डीजी मतलब ये एएफ, एफजी और सीजी ये आपस में बराबर होंगे और सभी के सभी पार्ट क्या होंगे? एएफ का 1/3, एसी का 1/3 होगा। ये पार्ट भी 1/3, ये पार्ट भी 1/3 और ये पार्ट भी हमारा 1/3 होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे कोई एक ट्रापीजियम दे रखा है, इस तरह से। इस ट्रापीजियम के एक विकर्ण को इनके विकर्णों को मिला दिया गया, ठीक है। इनके विकर्णों को इस तरह से मिला दिया गया। एक ए बी सी डी एक ट्रापीजियम है, हमने क्या किया? इसके विकर्ण को मिला दिया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विकर्ण को मिलाने पर इनके विकर्णों का ये हमारा मध्य बिंदु है, इनके विकर्णों का ये मध्य बिंदु है और ये जो एफ है इसके विकर्णों का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हमसे पूछेगा ईएफ का मान बताइए, ईएफ का मान कितना होगा? हमसे ईएफ का मान पूछा रखेगा। क्वेश्चन कहेगा कि एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम के दोनों विकर्णों को मिलाया और दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु ई और एफ है, तो आपसे पूछेगा ईएफ का माप कितना होगा। तो ये जो ईएफ का माप होगा, ये हमेशा हाफ होगा किसके माप से? ये CD माइनस AB के माप से हमेशा आधा होगा। ये इसके माप और इसके माप का ये क्या होगा? हमेशा आधा होगा। तो EF इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ CD माइनस AB, ठीक है। ये समझ में आया होगा। ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इस समानांतर चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इस CD का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ये DF को मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इसको इससे हमने मिलाया और इसको इससे हमने मिला दिया, ठीक है ना। फिर से देखिए, समझिए इसको। पहले एक ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। फिर हमसे कह रहा है कि इस भुजा का मध्य बिंदु E है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये F है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया? इस DF को मिलाया और BE को मिला दिया। मिलाने के बाद फिर यहाँ से इसके विकर्ण को हम AC के विकर्ण को मिला दे रहे हैं जो इस रेखा को P बिंदु पर काट रहा है और इस रेखा के Q बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। आपसे पूछेगा AP PQ QC, AP PQ QC का अनुपात पूछ रखेगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि AP अनुपात PQ अनुपात QC का मान कितना होगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो AP PQ और QC है सभी आपस में बराबर होते हैं। AP
बराबर पी क्यू बराबर क्यू सी। ये सभी के सभी तीनों आपस में बराबर, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, एक अनुपात एक अनुपात एक, एक अनुपात एक अनुपात एक। ठीक है, फिर से इसको समझिए क्या करें। एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका एक मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु एफ है, इसे इससे मिलाया, इसे इससे मिलाया, और इसके एक विकर्ण को, विपरीत विकर्ण को हमने मिला दिया जो इसे P और Q बिंदु पर काट रहा था। तो हमसे पूछा AP, PQ और QC में क्या रिलेशन है, तीनों आपस में बराबर बराबर होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं आगे। कह रहा है कोई एक वर्ग दे रखा है, कोई एक वर्ग है, ये कोई एक वर्ग है। ठीक है, कोई एक वर्ग है, इसके दो ठो विकर्ण है इस तरह से, एक विकर्ण ये, इसके दो विकर्ण है, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। ठीक है ना, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग के ये दोनों विकर्ण हमने खींच दिया। अब की बार फिर कह रहा है इस कोने का एक समद्विभाजक खींचे। कोने का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब होता है जो कोण को दो बराबर भाग में बांटे। ठीक है, तो इसका एक समद्विभाजक हमने इस तरह से खींचा, जो इसके ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर डी बिंदु पर, क्यू बिंदु पर काट रहा है, इसे क्यू बिंदु पर काट रहा है, और इस विकर्ण को पी बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, और ये जो कट रहा है ये हमारा ओ है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा ये ओपी का मान क्या होगा। ये जो ओपी है, ओपी है, ओपी का मान क्या होगा। तो याद रखिए ये जो ओपी का मान होगा वो हमेशा आधा होगा सीक्यू से। ये जो ओपी का मान है हमेशा आधा होगा इस सीक्यू का, ये हमेशा आधा होगा। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना होगा। आपको क्वेश्चन में दे रखेगा ये किस अनुपात में काट रहा है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछ रखेगा, दिया रहेगा कि एक भुजा है ना, एक भुजा है, एक वर्ग है, एक वर्ग का भुजा का माप दे रखेगा आपको, इतना सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है ना। इसके इस तरह से विकर्णों को मिलाया, फिर इस कोण ए का मतलब नाम दे रखेगा आपको, इसका एक समद्विभाजक खींचा गया है, एक खींचा, तो आपको ये बता देगा किस अनुपात में इसे बांट रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है, आपको ये दिया रहेगा। तो फिर आपसे ये ओपी का मान पूछेगा। तो याद रखिए ओपी का जो मान होगा वो हमेशा सीक्यू का आधा होगा। ओपी का जो मान होगा वो हमेशा सीक्यू का आधा होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे इस प्रमेय से संबंधित। ठीक है, इससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। ये पी क्यू आर एक हमारा समकोण त्रिभुज है ना, ये हमारा 90 डिग्री, और पी आर का वैल्यू दे रखा है, पी आर, और ये पी आर का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं यहाँ से इसका समद्विभाजक, यहाँ से इसका, इसके मध्य बिंदु, मतलब यहाँ से एक ये खींचा गया, क्या कहते हैं इसको, मध्यमा, एक मध्यमा खींचा गया है ना। इसे, इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे दिया जा रहा है ओ, है ना। ओ क्यू एक मध्यमा खींचा, मध्यमा मतलब ये पार्ट और ये पार्ट को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमसे पूछा है ओ क्यू का मान बताओ। तो ऑप्शन नंबर तो है ना, क्या बोले, ओ क्यू मध्यमा है, ओ क्यू क्या है, मध्यमा है, मध्यमा है ना। तो हमसे पूछा है ओ क्यू बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए नंबर ऑप्शन है ना, ए नंबर ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन है ना, सी नंबर ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है 5/2.5 सेंटीमीटर, और डी नंबर ऑप्शन है नन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का ऑप्शन दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में OQ हमारा एक दे रखा है मध्यमा दिया है, और हमसे पूछा है कि ये OQ का मान क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज का यदि समकोण बिंदु से मध्यमा खींचा जाए तो ये जो मध्यमा होता है OQ का लंबाई जो होता है वो क्या होगा, इस भुजा का आधा होगा। अभी हम जस्ट बताए इसके आधा होगा, तो इसका वैल्यू हो गया 10, हो गया 5 टाइम्स में, तो हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया होगा आशा करते हैं। एक ट्रापेजियम है ABCD, AD का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है। तो हमसे पूछा है EF का मान कितना होगा, EF का वैल्यू कितना होगा। तो EF का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है ना। तो EF क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया कि ट्रापेजियम के ये मध्य बिंदु इसे मिलाने वाली जो भुजा होती है, जो EF होगी वो क्या होगी, हाफ होगी, किसकी, AB और CD के योगफल के हाफ होगी। AB और CD के योगफल का आधी होती है, 1/2 इंटू ये हो गया हमारा 5 + 7 यानी हो गया 12, यानी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये जो EF हो गया हमारे 6 सेंटीमीटर, हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो EF का जो मान होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है। इस टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे एक दे रखा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है ना, जिसमें से एसी कह रहा है, एसी कह रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर, ए बी सी, एसी कह रहा है हमारा, एसी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। और फिर कह रहा है यहां से एक मध्यमा खींचा, यहां से एक मध्यमा खींचा डी, जिसे ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। और इस मध्यमा के ऊपर कोई ई बिंदु है, और यहां से इसको मिलाकर के सीधे आगे बढ़ाए, यहां से सीधे मिलाकर के एफ बिंदु पर बढ़ाया, तो हमसे पूछा है एफ का मान कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा एफ का वैल्यू कितना होगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी जस्ट बताया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इक्वल्स टू पता है ना अभी, कि किसी भी त्रिभुज का अगर किसी एक बिंदु से मध्यमा खींचा जाए, और मध्यमा के ऊपर कोई मध्य बिंदु है, और इसे मिलाने वाली जो रेखा होगी, जैसे ये इसका मध्य बिंदु है, हमने इसे मिलाकर के एफ तक बढ़ाया, तो एफ पूछा है, तो एफ क्या होता है, 1/3 ऑफ जिस बिंदु पर काट रहा होता है उसके भुजा, उसके भुजा का 1/3 होता है, ये एसी का 1/3। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके, है ना, 10/3 करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है, करें त्रिभुज के तीनों भुजाओं की मध्य बिंदु, इसकी मध्य बिंदु ये और ये इसके मध्य बिंदु है ना, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। कह रहे एक क्वेश्चन आपका दिया है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीन मध्य बिंदु है ना। कह रहा है ये डी, इसे बीई मिलाया और सीएफ मिलाया, बीई और सीएफ मिलाया, ठीक है, बीई और सीएफ मिलाया, ठीक है। और फिर कह रहा है ये जो डीएफ है, इसे कहीं काट रहा है, और उस कटान को कह रहा है एक्स पर कट रहा है ये दोनों, ठीक है। और फिर इसी से हम इसे भी मिला दिए हैं, इसे मिलाया, यहाँ जो कट रहा है ये हमारा वाई है। क्वेश्चन फिर से समझिए क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। कह रहे एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज का तीन मध्य बिंदु डी ई एफ, फिर कह रहा है ये बीई को मिलाए और डीवाई को मिलाए, सॉरी बीई को मिलाए और डीएफ को मिलाए, ये दो एक दूसरे को एक्स बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह क्या किया गया है, ये सीएफ को मिलाया और डीई को मिलाया, ये एक दूसरे को वाई बिंदु पर काट रहा है। तो हमसे पूछा है ये एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, इसका ए नंबर ऑप्शन दे रखा है हाफ ऑफ बीसी, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है हाफ ऑफ 1/4 ऑफ बीसी, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1/3 ऑफ बीसी, और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1/8 ऑफ बीसी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी, इसके तीन मध्य बिंदुएं हैं, इन तीनों मध्य बिंदुओं में से इस बीई को मिलाने के साथ साथ डीएफ को मिलाए, तो ये बीई और डीएफ एक दूसरे को एक्स बिंदु पर काट रहा है। उसी तरह हमने क्या किया है, सीएफ मिलाया है और डीई मिलाया है, ये दो एक दूसरे को वाई बिंदु पर काट रहे हैं। तो हमसे पूछा एक्स वाई का मान कितना होगा। तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया है ना कि अगर मैं इसे मिला दूं तो आप इसे साइड में इस तरह से देखिए, ये एक ट्रापीजियम दिख रहा है हमें, एक इस तरह का ट्रापीजियम दिख रहा है ना हमें, इसका नाम है ई, ये है एफ, और यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये बीई और इसके सी एफ, तो ये हमारा एक ट्रापीजियम हो गया, ट्रापीजियम का इसका ये कट रहा है, हाँ। तो इससे आपको याद रखना होगा, ये जो कट रहा है ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु पे कटती है ना, ये हमेशा इसे मध्य बिंदु पर ही काटेगी। तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अभी मैंने बताया इसका मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, इसका मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट क्या होगा, इसका क्या होगा, ये जो एक्स वाई है, मतलब यहाँ जो एक्स वाई है मेरा, ये हाफ होगा, किसके हाफ होगा बोलिए, ये बीसी माइनस ईएफ के हाफ होगी, बीसी माइनस ईएफ के हाफ होगी, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इसके पहले अभी आपको जो मेन थ्योरम था हमारा, मेन थ्योरम में हमने बताया था कि ये जो ईएफ है ये इसके समानांतर है, इसका मध्य बिंदु मिलाने वाली भुजा क्या होती है, इसके समानांतर होती है। तो ईएफ इसके मध्य बिंदु इसे मिला है, तो ये ईएफ और बीसी आपस में समानांतर होगी, और जो ईएफ का मान है वो क्या होगा, आधा होगा बीसी से, ईएफ का मान है आधा होगा
BC से, EF का मान है आधा होगा BC से। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, EF की जगह ये बैठा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ BC माइनस हाफ ऑफ BC, ये माइनस होकर के हमें मिलेगा हाफ इंटू हाफ ऑफ BC, और ये कैलकुलेट करके आ गया 1/4 ऑफ BC। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। कह रहे एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है ना, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा है। कह रहे इस BC भुजा के एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु E है, BC भुजा के एक मध्य बिंदु दे रखा है E। अब की बार कह रहा है इस E से, मतलब इस D को मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ाएं, इसे आगे बढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ाया, और इसे भी AB को भी सीधे आगे बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को F बिंदु पर काट रहे हैं, एक दूसरे को F बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब ये इसका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस थ्योरम से, जो अभी हम थ्योरम पढ़े, उससे ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है ना। इसके पहले वाले जो हमने प्रमेय पढ़ा था उससे ये प्रॉब्लम लग रहा है सॉल्व होगा, है ना। और जिन्होंने उस प्रमेय को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AB और CD आपस में समानांतर है, क्योंकि एक समानांतर रेखा है, AB समानांतर CD है। अब AB समानांतर CD है तो AF को उसी रेखा में बढ़ाया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं AF समानांतर CD है ना। अब ध्यान देखिए, ये AF और CD समानांतर है, और ये जो DF है वो कैसा काम करेगा, तिर्यक रेखा जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, तिर्यक रेखा जैसा काम करेगा। अगर ये DF तिर्यक है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, एक तो कोण बराबर। उसी तरह ये हमारे ये कोण और ये कोण भी एकांतर कोण होंगे, कि ये भी हमारे तिर्यक जैसा काम कर रहा है। और इसके साथ साथ जरा देखिए, ये भुजा है, तो 3 क्राइटेरिया हो गया। और त्रिभुज के समता का 3 रूल होता है ना, जिसमें से साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, RHS होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो त्रिभुज का कॉन्ग्रुएंसी हम लोग प्रूव करते हैं, त्रिभुज को समांतर प्रूव करते हैं। तो इसमें हमारा देखिए 2 कोण बराबर और एक भुजा बराबर। अब ये 2 कोण बराबर और एक भुजा बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा, ये वाला जो हमारा त्रिभुज बना DEC और BEF, ये जो त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली हम लोग जान भी रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या बराबर है। तो हम लोग यहां से ये देख सकते हैं, यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा CD है वो पहले से किसके बराबर है, AB के बराबर है। लेकिन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर प्रूव हो गए। कैसे बराबर हो गए, ये एक कोण बराबर, फिर ये कोण और ये कोण बराबर, और 2 कोण बराबर होने के साथ साथ ये इसका मध्य बिंदु, जिसके कारण ये भुजा और ये भुजा बराबर। तो 2 कोण बराबर, एक भुजा बराबर, 2 कोण और एक भुजा बराबर होने से दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत भुजा बराबर होता है। तो ये CD और BF FB ये क्या है, संगत भुजा, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए जो CD है वो हमारे FB के बराबर होगा। अब CD इसके बराबर तो AB भी FD के बराबर, इसलिए AB बराबर हमारा हो गया FB, AB बराबर हो गया हमारा FB, ठीक है। अब AB FB हो गया तो AF इक्वल्स टू क्या होगा, AF इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, AF इक्वल्स टू हो जाएगा AB प्लस FB, है ना, दोनों बराबर है आपस में, यानी ये हमारा हो गया AB, ये भी AB हमारा हो गया, यानी हो गया 2AB। और कुछ हमारा ऑप्शन भी इसी तरह से दे रखा है, आंसर है हमारा 2AB, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक का पार्ट क्या होगा हमारा 2AB होगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस थ्योरम से नहीं था, इसके पहले वाले जो हम लेक्चर, इसके पहले वाले जो वीडियो हमने देखा उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो हम लोग 1-2 प्रॉब्लम्स को और देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज दे रखा है ना, एक त्रिभुज दे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज दिया है इस तरह से ABC, इस त्रिभुज के 3 मध्य बिंदु दे रखी, ये D, ये E और ये F, ये 3 मध्य बिंदु दे रखा है ना। अब की बार फिर कहा है, अब की बार क्वेश्चन कहा है कि ठीक है, कह रहा है इस AD को मिला दिए और ये EF को मिला दिए, ठीक है। ये AD मिला दिया गया और EF मिला दिया गया, जो एक दूसरे O बिंदु पर कट रहा है। तो कह रहा है हमसे AD बराबर 6 सेंटीमीटर होगा, तो OA बराबर कितना होगा, OA बराबर कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है आपसे, दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर।
ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। कहा है एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये तीन बिंदुओं का तीन भुजा की मध्य बिंदु दे रखी है ना, और फिर इसे और इसे मिला दिया गया है। तो हमसे कहा है इस एडी का दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो हमसे कहा है ओए का मान कितना होगा, ओए का वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमसे ओए पूछ रखा है, तो ए का मान कितना होगा। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, इसके जो सबसे पहला हमारा थ्योरम था, जो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, वो हमारा पॉइंट क्या था, ये इसका मध्य बिंदु है और ये है। तो ये जो EF है, EF क्या है, आपस में BC का समानांतर है। EF क्या है, BC का समानांतर है। और इस रेखा पर कोई भी पॉइंट ले ले तो वो पॉइंट क्या होगी, उस रेखा से जो पॉइंट लेने से जो रेखा बनेगा वो भी BC का समानांतर होगा। तो हमने यहाँ कटा O बिंदु, तो हम लोग ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि OF या OE समानांतर होगा BC का, हमेशा समानांतर होगा। बीच में O ले लिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में देखिए या इस त्रिभुज में देखिए, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसको मध्य बिंदु पर ही काट, मध्य बिंदु ये दे रखा है ना। और ये ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से हम लोग काटे हैं, इसे भी इस तरह से जो काटा गया, इसे भी 2 बराबर भाग में बांट दिया जा रहा है, इसे भी 2 बराबर भाग में बांट देते हैं एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये भुजा बराबर बराबर हो गया। ठीक है, और ये आपस में समानांतर है, ये आपस में समानांतर हम लोग बोलेंगे। जो OF है BD का आधा होगा, मतलब BD के समानांतर है। अब BD के समानांतर है मतलब क्या, मतलब क्या, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है, इस AD का मध्य बिंदु है, इस AD का मध्य बिंदु। फिर से समझिए, ये पॉइंट और ये रेखा और ये रेखा हमारा समानांतर है। अब ये समानांतर F है इसका मध्य बिंदु, ये समानांतर है और F है इसका मध्य बिंदु, यानी जाहिर से पता चल, हमको सिंपल सा बात पता चल रही है, O भी क्या होगा, इसके मध्य बिंदु ही होंगे। अगर ये O इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब क्या, इस AD का आधा। अब AD का आधा मतलब 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर जनरल क्वेश्चन था, है ना, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना। एक क्वेश्चन देता हूं आपको खुद से बनाने प्रैक्टिस करने के लिए, एक क्वेश्चन देना है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, ABC त्रिभुज दे रखा है। कह रहा है यहां से इसके ऊपर एक मध्यमा खींचे है E बिंदु पर, फिर यहां से एक मध्यमा खींचे, यहाँ F बिंदु पर एक मध्यमा खींचा। ठीक है, इस तरह का हमने एक मध्यमा खींच रखा है, सॉरी ये मध्यमा नहीं खींचे हम, यहां से एक मध्यमा खींचा गया है, यहां से एक मध्यमा इस तरह से खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पर मध्यमा खींचा गया। फिर कह रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसका मध्य बिंदु है, इसका नाम दे रखा है ये P और इसका नाम दे रखा है Q। इस PQ दे रखा है, कह रहे PQ का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा है ये CB पूछा है हमसे, CB का वैल्यू क्या होगा, हमसे CB पूछा है। ठीक है, तो आपको ये आपके लिए ये घर का होमवर्क है, आपको ये खुद से करना है ना। कमेंट करके आप आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इसे आप घर पर बनाने का प्रयास कीजिए। इसके विषय में मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रमेय है क्षेत्रफल वाले प्रमेय, क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय, क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों प्रमेय जो हम अभी पढ़े हैं, है ना, इसके पहले जो प्रमेय पढ़ा और अभी जो प्रमेय पढ़ने वाला है, ये दोनों क्षेत्रमिति के केस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पहला हमारा जो प्रमेय है, पहला स्टेटमेंट जो है, कहता है कि एक समानांतर रेखा है, एक आधार है और एक समानांतर रेखा है। ठीक है ना, इस तरह का कुछ दे रखा है। कहता है कि एक आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच जो भी चतुर्भुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, समान होगा। कह रहा है एक आधार है और एक समानांतर रेखा है, कह रहा है इसके बीच जो भी समानांतर चतुर्भुज बनेंगे, जैसे हमने एक ये समानांतर चतुर्भुज बना दिया, ये बना दिया एक समानांतर चतुर्भुज, है ना, और इसी आधार और इसी यही समानांतर रेखा के बीच एक और समानांतर चतुर्भुज हमने इस तरह से बना दिया, ये और इसी के अनुसार से हमने ये बना दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा समानांतर चतुर्भुज। तो एक आधार है और एक जोड़ा समानांतर रेखा है, इसके बीच में 2 चतुर्भुज बनाए। कौन कौन सा, इसका नामकरण करते हैं A B C और ये हमारा D। उसी तरह इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम देते हैं E और F। तो इसमें एक आधार AB और एक समानांतर रेखा CF, एक जोड़ी समानांतर रेखा CF, इसके बीच में जितना भी चतुर्भुज बनेगा वो सब बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल बराबर, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज है ना A B C D
का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वो क्षेत्रफल हमारा बराबर होगा ए बी ई एफ के, चतुर्भुज ए बी ई एफ के का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यही हमारा स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के जरिए हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये समानांतर, ये एक आधार दे रखा है और ये आपस में एक जोड़ी समानांतर भुजा है, इसके बीच में जितना भी चतुर्भुज बनेगा वो सबका क्षेत्रफल सेम होगा। ये एक समानांतर चतुर्भुज बना सेम बेस को लेकर, ये एक समानांतर चतुर्भुज बना एक सेम बेस को लेकर, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तो ये हमारा मेन बेस पॉइंट है, इसे याद करके रखना होगा। ठीक है, तो इसी प्रमेय के जरिए हम लोग देखेंगे कि किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। तो इसी फार्मूला के जरिए, इसी थ्योरम्स के जरिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है, मान लीजिए ये है ना, एक समानांतर चतुर्भुज ये दे रखा है, कह रहे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यही आधार के ऊपर और इसी समानांतर रेखा को लेकर एक आयत बना डालते हैं। हम लोग इस तरह से एक आयत हम लोग बनाते हैं, ये आयत, और इसी को इस तरह से आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं और इस तरह से हमारी ये एक आयत बन गया है। ये हमारा एक, ये क्या हो गया है? आयत बन गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट, ये वाला जो डॉटेड में है, ये हमारा एक आयत है सेम बेस को लेकर, और ये एक समानांतर चतुर्भुज है सेम बेस को लेकर। तो हम लोग समानांतर चतुर्भुज का निकालते हैं, है ना। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? आयत। तो ये हमारा हो गया लंबाई, ये हो गया हमारा चौड़ाई, आयत को लेकर। तो आयत का लेकर हमारा क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान से, लंबाई गुना चौड़ाई ये हमारा होता था। आधार का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये जो है आधार, ये हमारा आधार, और ये जो हमारा है चौड़ाई, है ना। ये चौड़ाई क्या हो रहा है? समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई के बराबर हो रहा है। ये क्षेत्रफल किसके बराबर, मतलब समझ में आ रहा है? ये आयत और इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका आधार हो रहा है, इसका आधार, तो ये इसके किसके बराबर होगा? ये हमारा हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। एक ही आधार है और एक जोड़ा समानांतर रेखा के बीच जितने भी चतुर्भुज बनेंगे सभी का क्षेत्रफल समान होगा। तो ये आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ये किसके बराबर होगा? इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो हमने प्रमेय पढ़ रखा है। ठीक है, अब जो देखिए, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन ये लंबाई समानांतर चतुर्भुज के लिए है क्या? एक्चुअली में आधार है कि नहीं? आधार ही है ना, आधार गुना, और ये चौड़ाई है क्या? ये समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है ना। ये आयत के लिए चौड़ाई है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के लिए क्या है? ऊंचाई दिखा रहा है, यहां से इतना ऊंचा है। तो यहां से हमारा फार्मूला निकल कर क्या आ जाता है? समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो एक पॉइंट ये निकल कर आया कि हम लोग इस थ्योरम के जरिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, किसी ने मुझसे पूछ रखा था इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सर क्या होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक है, तो कह रहे एक आधार दे रखा है, इसी टॉपिक से किसी ने मुझसे पूछा था। ठीक है ना, क्लास में किसी ने पूछा था। तो एक आधार दे रखा है ना, यहाँ पर एक वर्ग बनाया हमने, एक वर्ग बनाया। ठीक है, एक वर्ग बनाया, ठीक है, एक आधार है, ये एक वर्ग है, और इसी वर्ग से, इसी के भुजा से, सेम आधार से एक आयत, एक रोम्बस बनाएंगे, एक रोम्बस, इस तरह से एक रोम्बस बनाया गया है, इस तरह से एक रोम्बस बनाया गया है। ठीक है, ये हमारा है वर्ग और ये हमारा है रोम्बस। ठीक है, ये हमारा है वर्ग और ये हमारा है रोम्बस। ठीक है, ये हमारा है वर्ग और ये हमारा है रोम्बस। तो क्वेश्चन पूछा था कि इस वर्ग और रोम्बस में से क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, या दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, या क्या होगा क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए इसको तो ये हमारा वर्ग है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका भुजा है ए बी, है ना, सी डी, इसका नाम दे दिए ई और एफ। ठीक है, ई और एफ, ठीक है ना, ई और एफ। तो ये हमारा एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो सब साइड तो बराबर होगा, सब साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में क्या होता है? सब साइड इक्वल होता है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी इंटू ए बी। ठीक है, ए बी इंटू ए बी। क्लियर? अच्छा, और ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है?
रोम्बस है, रोम्बस। तो रोम्बस किसके बराबर होता है? एक हमारा समानांतर चतुर्भुज ही होते हैं रोम्बस। तो समानांतर चतुर्भुज का हमने अभी फार्मूला देखा है ना, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं इसके ऊपर ऊंचाई मानने के लिए, नाम दे देते हैं जी, इसका नाम देते हैं जी, इसका नाम देते हैं जी, ठीक है, जिसका नाम देते हैं जी। तो ये जो रोम्बस है, रोम्बस मेरा क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होगा, रोम्बस का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, रोम्बस का क्षेत्रफल का अभी आयत समानांतर चतुर्भुज का फार्मूला देगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार है मेरा AB और इसका ऊंचाई है FG, इसका ऊंचाई है FG, इसका ऊंचाई है हमारा FG, ठीक है। अब हमें पता करना है ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब देखिए यहाँ AB तो सेम, अब ये AB और FG में से पता करना है बड़ा कौन, जो बड़ा है उसका क्षेत्रफल बड़ा। जो ध्यान से देखिए, ये हमारा चूंकि ये रोम्बस है, ये भुजा रोम्बस का भुजा क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, चारों भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो ये जो FG है और ये AF है, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, AF बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये हमारा विकर्ण हो जा रहा है। अब ये AF बड़ा होगा और AF किसके बराबर होगा, AB के। रोम्बस किसे कहते हैं, जिसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर। वर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। वर्ग में चारों कोणों का मान होता है 90 डिग्री, लेकिन रोम्बस का चारों कोणों का मान निश्चित नहीं है, कितना डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होगा। जो भी एक निश्चित है 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन वर्ग का 90 डिग्री होता है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। अब ये AF और AB बराबर है, तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूं, है ना, यहां से इसको हटा करके हम लोग ये लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोग AB लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है ना, AB लिख सकते हैं, है ना। ये FG किसके बराबर, मतलब सॉरी यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि FG जो मेरा है ये छोटा होगा AB से छोटा होगा। AB से छोटा होगा मतलब क्या, AB से छोटा होगा या फिर AF से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। तो ये भुजा आपस में बराबर होगा, रोम्बस है, वर्ग बराबर होगा। तो FG AB से भी छोटा होगा और या AB से छोटा होगा, मतलब ये AB से छोटा है। अब ये छोटा है तो छोटा गुना समथिंग, बड़ा गुना समथिंग, तो बड़ा मिलेगा हमको, बड़ा मिलेगा। यानी हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो किसका क्षेत्रफल क्या होगा, रोम्बस से बड़ा होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, क्या हो रहा है ना। एक्चुअली इसको ऐसे हम दाब दिए, इसको इस तरह से ट्विस्ट कर दिए, तो क्षेत्रफल इसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सभी समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, एक रेखा दे रखा है AB नाम का एक रेखा है ना, AB नाम का एक रेखा है। कह रहे इस रेखा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एक रेखा, एक विपरीत दिशा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, है ना। तो विपरीत दिशा में दो प्रकार का समानांतर रेखा खींचते हैं, दो प्रकार का समानांतर रेखा खींचते हैं। किस प्रकार का समानांतर रेखा, कुछ इस प्रकार का समानांतर रेखा, कुछ इस तरह का, हमने इसके समानांतर रेखा इस तरह से, इसके इस तरह से कुछ समानांतर रेखा हम खींचते हैं, ठीक है। याद रहे ये जो समानांतर रेखा है, ये पॉइंट एक रेखा में नहीं है, मतलब ये समानांतर रेखा खींचे, हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, है ना, और इसको हम इस तरह से कुछ मिला देते हैं, इसको इस तरह से मिला, इसी तरह इसको भी इस तरह से मिला देते हैं, है ना, और इसी तरह इसको भी हम लोग इस तरह से कुछ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर में एक समानांतर रेखा खींचा है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग CD, और इसके नीचे में एक रेखा खींच का नाम दे देते हैं EF, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, बहुत ही अच्छा चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रेखा दे रखा है AB, इसके ऊपर में समानांतर रेखा CD खींचा, इसके नीचे में समानांतर EF खींचा। याद रहे ये ADF या ये CBFE ये एक रेखा में नहीं है, मतलब टेढ़ा है, मतलब थोड़ा ये बेंट है इस तरह से। ये हो गया, तो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, ये भी समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब की बार कह रहा है इसको मिला दीजिए, ये DF को मिला दिया गया, इस तरह से इसको DF को मिला दिया गया और ये CE को भी मिला दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह का कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है, ये हमको थोड़ा पिरामिड जैसा दिखाई, सॉरी प्रिज्म के जैसा ये थोड़ा दिख रहा है ना, पिरामिड नहीं, ये प्रिज्म के जैसा थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो इस केस में कह रहा है कि ये जो हमारा बड़ा सा चतुर्भुज पीछे बन गया DCEF, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज DCEF का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस छोटे वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल प्लस इस छोटे वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। यानी क्या होगा, चतुर्भुज ABCD प्लस चतुर्भुज ABEF के बराबर होगा। तो आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, ये भी उसी थ्योरम से निकल करके आया है ना। तो और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा बना ये त्रिभुज और ये जो त्रिभुज होना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ये दोनों
त्रिभुज रॉन्ग सम है ना। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, है ना। लेकिन हमें प्रूफ से मतलब नहीं, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करते हैं उससे मतलब है, ठीक है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में रॉन्ग सम होंगे, हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है। तो ये हम कुछ पॉइंट्स देखे, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि कोई एक समानांतर रेखा है और एक समानांतर रेखा है, इस तरह से एक जोड़ी समानांतर रेखा है और इस समानांतर रेखा के बीच में जो चतुर्भुज बना है, मतलब AB और ये CD, ये दो समानांतर रेखा, AB और CD आपस में समानांतर रेखा है, इसके बीच में एक चतुर्भुज बना है जिसका नाम है ABCD। ये इसी के बीच इसी आधार और इसी समानांतर रेखा के बीच एक त्रिभुज बना दिया जा रहा है, इस तरह से कोई एक त्रिभुज बना दिया जा रहा है ना। इसका नाम दे दिए E, इसका नाम दे दिया गया E, ठीक है। एक ABC त्रिभुज, ये चतुर्भुज हो गया, इसी के बीच में कोई एक त्रिभुज ले लिए है। तो कहता है थ्योरम कहता है कि एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच जो चतुर्भुज बन रहे हैं और त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों में से त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज मतलब ये हमारा त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आधा होगा। किसका क्षेत्रफल के बराबर, चतुर्भुज ABCD के आधा होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बड़े चतुर्भुज का ये आधा होगा। ये भी एक पॉइंट है हमारे इस थ्योरम्स के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इससे कुछ को थ्योरम्स को देखते हैं। जैसे एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है ना, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इस समानांतर चतुर्भुज में से इसका ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें से यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, ठीक है। हम क्या किए, इस A और इसको इस तरह से मिला दिए, इसे और इसे मिला दिया गया, ठीक है। इसे इस तरह से मिला दिए तो कहा है कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का योगफल होगा वो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज APD प्लस त्रिभुज BPC, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आधा होता है इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। चतुर्भुज ABCD का आधा होता है, ठीक है। इस पार्ट का क्षेत्रफल इस पार्ट का क्षेत्रफल किसके का योगफल किसके बराबर होगा, इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का आधा होता है, ठीक। तो हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दे रखा है ना, ABC एक त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में से कह रहा है ये AB भुजा और AC भुजा बराबर है, AB भुजा और AC भुजा आपस में बराबर, मतलब ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है ना। कह रहा है इस BC भुजा पर में से कहीं पर भी एक D बिंदु लिया और इस D बिंदु से इसके ऊपर एक लंब खींचा, इस तरह से एक लंब खींचा, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, इसका नाम है E। उसी तरह यहां से पर हम लंब खींचे जिसका नाम है F, ठीक है ना। यहां से इसके ऊपर एक लंब खींचा जिस D लंब खींचा, यहां से हम लोग DF लंब खींचा और इस B बिंदु से क्या किए, हम इसके ऊपर एक लंब खींच दिए, इस तरह से इसके ऊपर एक लंब खींच दिए, इसका नाम देते हैं BG नाम देते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये BG का लंबाई कितना होगा। ये जो BG का लंबाई होगा उस BG का लंबाई इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, यानी इसका होगा DF प्लस DE, DF प्लस DE। इस BG का जो लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा, इस DF और DE के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। आप इसे प्रूव करने के लिए आप इस तरह से इसे खींच सकते हैं ना, आप खींच सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके हम लोग यहाँ से इसे प्रूव कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसी से जुड़े कुछ दूसरे बातों को हम लोग देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दे रखा है ना, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। एक ये हमारा समद्विबाहु था, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ये हमारे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारे एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज में से कह रहा है एक पॉइंट ले लिया हम कहीं पर O। ये समबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब भुजा आपस में बराबर, एक समबाहु त्रिभुज लिए, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज लिए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब भुजा बराबर है, यानी ABC, ठीक है। अब बीच में कहीं पर भी एक O बिंदु, कहीं पर भी एक O बिंदु ले लिए, ठीक है ना। यहां से क्या किया, इसके ऊपर एक लंब खींचे, इस तरह से इसके ऊपर एक लंब खींचे। यहां से क्या किया, इसके ऊपर एक लंब खींचे। यहां से क्या किया, इसके ऊपर एक लंब खींचे।
इसके ऊपर एक हमने लंब खींचा, नाम दे देते हैं, इसका नाम दे डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, इसका डी, इसका ई और इसका एफ, ठीक है। और क्या किया गया है, यहां से कोण, यहां से क्या किया गया, यहां पर एक लंब खींचा, यहां से एक सीधा लंबवत लंब खींचा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में से बीच में कहीं ओ बिंदु ले लिया, इस ओ बिंदु से इसके ऊपर एक लंब खींचा, ओ बिंदु से इसके ऊपर एक लंब खींचा, ओ बिंदु से इसके ऊपर लंब खींचा, और फिर पूछा है हमसे पूछ लेगा कि इस त्रिभुज का ऊंचाई बताइए, हमसे पूछ लेगा इस त्रिभुज का ऊंचाई बताइए। एक्चुअली ये जो यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं जी, ये जो मेरा जीसी हो गया, ये जो हमारा इधर हो गया, ये जो हमारा जीसी हो गया, ये क्या है हमारा त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। आपसे क्षेत्रमिति में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा करता है, कह रहा है एक बिंदु लिए, ओ बिंदु लिया बीच में, ओ से इसके ऊपर एक लंब खींचा जिसकी लंबाई इतनी है, यहाँ से उसके ऊपर लंब खींचा जिसकी लंबाई इतनी है, यहाँ से लंब खींचा जिसकी लंबाई इतनी है, तो आपसे पूछेगा इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई एक्चुअली क्या मेरा, यहाँ से जो लंब खींचा गया रेखा है, वही किसी के ऊपर लंब खींचते वही हमारा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर एक लंब खींचा है, तो ये जो लंब होगा वो हमारा क्या ऊंचाई होगा। तो ये जो ऊंचाई हो गया यानी जीसी हो गया, जो ये जीसी का मान इन सभी के योगफल के बराबर होता है, इसको बोलेंगे ओडी प्लस ओई प्लस ओएफ, ओडी प्लस ओई प्लस ओएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, आप इसे नोट डाउन करके रखिए। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इससे जुड़ा हुआ थ्योरम कहता है कि एक आधार दे रखा, एक आधार दे रखा है और एक समानांतर रेखा दे रखा है ना, एक आधार दे रखा है और एक समानांतर रेखा दे रखा है। कह रहे हैं एक आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफल सेम होगा, जितना भी त्रिभुज बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज इस तरह से हमने बनाया है ना, यहाँ पर एक पॉइंट, इससे हमने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया है ना, इस तरह का त्रिभुज बन गया हमारा, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ये ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। हमारा थ्योरम कहता है कि एक आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। जैसे नाम दे देते हैं, इसका ए बी नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। यानी यहाँ पर क्या हो गया, एक आधार ए बी और ये सी डी रेखा के बीच बना त्रिभुज, तो जो कौन कौन सा त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, हमेशा बताइए किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी के का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आप इसे नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, कि एक आधार और एक समानांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे है ना, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक इससे निकला हुआ। कह रहे कोई एक त्रिभुज लिया, कोई एक एबीसी एक हमारा एक त्रिभुज लिया है ना, तो एबीसी एक हमारा त्रिभुज ले रखा है। इस त्रिभुज में से यहां से इसका मध्यमा खींचे, यहां से एक मध्यमा खींचे, मध्यमा खींचे मतलब क्या, इस भुजा को दो भाग में बांट रहा हो, इस तरह से हम एक मध्यमा खींचे, एडी ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें से एक मध्यमा खींचे। तो कह रहे ये जो मध्यमा है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भाग में बांटती है। आप इसे प्रूव कर सकते हैं ना, आप यहाँ से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यानी जो मध्यमा होती है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती, दोनों क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। क्लियर। अभी हमने उसके विषय में देखा, तो एक बार और उसके विषय में दूसरा बात हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि कोई एक एबीसी एक कोई एक त्रिभुज दे रखा है ना, इस त्रिभुज से यहाँ पर एक मध्यमा खींचा डी, जो इसे और इसे दो बराबर भाग में बांट रहा है। अब की बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस डी पर कहीं एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर कोई एक पी बिंदु ले लिया और इसे इस तरह से मिला दिए, इस तरह से मिला दिए, तो आपको ढेर सारा ऑप्शंस दिया रहेगा, या फिर यही कंसेप्ट आपका क्षेत्रमिति में आ जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना होगा, अगर किसी भी त्रिभुज का एक मध्यमा खींचे और उस मध्यमा पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिए, तो ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा हमेशा बराबर होगा। आप इसे प्रूव कर सकते हैं, जनरली ये इजी प्रूव है ना, आप इसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर लंब खींच के यहाँ लंब खींच के इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी बराबर होगा त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। आप इसे नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। इसी से एक दो कुछ और टॉपिक्स हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कहीं पे भी बिंदु ले रखे हैं, इसी से एक और जुड़ा बात है कि कोई एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ना, कोई भी एक त्रिभुज है, यहाँ इससे एक मध्यमा खींचा हमने एडी, ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पर हम एक मध्यमा खींचे हैं और इस मध्यमा पर अभी हमने कहीं पे भी बिंदु लिया था, कहीं भी एक बिंदु ले रखे थे। अब इस मध्यमा के बीच में हम एक बिंदु ले लिए, बीच में मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा, ये दोनों पार्ट तो आपस में बराबर हो ही रहा है, बीच में बराबर होगा।
और हम क्या किए, इस BE को मिला दिए, इस BE को मिला दिए, BE को मिला दिए तो यहाँ पे एक त्रिभुज क्षेत्र त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, BED। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज BED का जो क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 होगा त्रिभुज ABC के। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके 1/4 होगा, इस टोटल इंटायर त्रिभुज के 1/4 इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका टोटल 1/4 का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए। ये सब क्वेश्चन इस मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, तो ये सब कंसेप्ट आपको वहां पर लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक त्रिभुज दे रखा है ना, एक त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का नाम दे रखा है ABC, इस त्रिभुज का ABC एक त्रिभुज दे रखा है, इसका एक मध्य बिंदु लिए D, इसका एक मध्य बिंदु लिए E और इसका एक मध्य बिंदु लिया F, और इसे हमने मिला दिया इस तरह से, इसे इस तरह से मिला दिया गया, इसे ये बराबर, ये पार्ट बराबर, है ना, ये पार्ट आपस में बराबर। तो याद रखिए ये जो हमारा जो त्रिभुज मिला बीच वाला, ये त्रिभुज क्या होगा, ये जो त्रिभुज हमारा बीच में मिला है, ये त्रिभुज क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज का 1/4 होगा, यानी क्या बोलेंगे, त्रिभुज DEF जो होगा ये 1/4 होगा किसके, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC का 1/4 हिस्सा होगा। तो आपको दे रखेगा, है ना, ये त्रिभुज दे रखेगा, कहेगा एक त्रिभुज है जिसकी आधार इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, या फिर आपसे क्षेत्रविधि में कह देगा एक विषम बाहु त्रिभुज दिया है, एक विषम बाहु त्रिभुज दिया है ना, उसके बीच के मध्य बिंदु लिए हैं, उसके बीच के मध्य बिंदु को मिलाने से जो बीच में जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप उसके विषय में जानते हैं, तो आप इस फार्मूला के जरिए, है ना, विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला, S × S - A × S - D × S - C। अब ये फार्मूला लगा देंगे जहां S इक्वल टू होता है A + B + C, है ना, A और B C, ABC क्या है हमारा, इस त्रिभुज का साइड है, आपको इस त्रिभुज का साइड दे रखेगा और आपको कहेगा इसका बीच का पार्ट मिला दिए, जो बीच का जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 1/4 होगा, तो आप लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, है ना, आप इसे अवश्य नोट करके रखिए, इस वीडियो को बढ़िया से स्टडी कीजिए। तो अभी तक में हमने जितना भी प्रॉब्लम्स को देखा, है ना, जितने भी थ्योरम्स देखे, अगर हम उसे समराइज कर दे, मतलब अभी 3 थ्योरम हमने बताया, इस 3 थ्योरम को यदि हम समराइज कर दे तो क्या मिलेगा, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक आधार है और एक जोड़ा समानांतर रेखा है, इसके बीच में दो समानांतर चतुर्भुज बना इस तरह से, एक समानांतर चतुर्भुज ये बना, है ना, और एक समानांतर चतुर्भुज ये हमारा इस तरह से बना है, इस तरह से ये बना है, ठीक है ना, ये दे रखा है एक ABCD और इसका नाम E, इसका नाम F, और इसी के बीच में एक त्रिभुज भी बना दे रखा है, इस तरह का एक त्रिभुज भी बना दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है G, ठीक है ना। इसमें 3 चीज बना है, एक ABCD का क्षेत्रफल मान लीजिए P है, फिर ABEF इसका क्षेत्रफल मान लीजिए Q है, और ABG इसका क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है, PQR है। तो आपसे तीनों को समराइज करके पूछेगा इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, ये एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा है, तो ये जो P है और ये जो हमारा Q है, P और Q आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच का जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, अभी पढ़ा है। तो ये जो आधा होगा मतलब क्या, इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, डबल करना होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2r। तो आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, है ना, ये तीनों समराइज करके कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो यही जितना पॉइंट्स मैंने समझाया इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, है ना, इसके क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं है बुक्स में, इसलिए मैंने केवल इसी प्रॉब्लम्स को दिया है, ठीक है। यदि मुझे कहीं क्वेश्चन मिले तो मैं उस क्वेश्चन का इसी में अलग से मैं बना करके उसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।